हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है। दूसरा चीज़ देखेंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। और तीसरा जो चीज़ है वो देखेंगे कि पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होता है। ये 3 टॉपिक जो है ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि पिछले वीडियो में छूट गए थे। हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है। खाद्य श्रृंखला बेसिकली जो ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भरता होती है, प्रत्येक जीव जंतु और प्राणी का एक दूसरे पर भोजन को लेके जो निर्भरता है उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहेंगे। जैसे पादप और इधर हिरन और शेर, ये हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे पादप पे हिरन निर्भर है, हिरन पे शेर निर्भर है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है इन सब का, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसी तरह का एक श्रृंखला बनता जाता है निर्भरता की वजह से, अतः इसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल बेसिकली जब कई खाद्य श्रृंखलाएँ एक साथ मिल जाती हैं तो हम उसको जो है खाद्य जाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पादप है, ठीक, इस पादप को कोई चूहा भी खा सकता है, कोई चूहा भी खा सकता है, कोई टिड्डा भी खा सकता है, ठीक है, और कोई अन्य कीट खा सकता है, कीट पतंग खा सकती हैं। अब इन सब को कोई चूहा को मान लीजिए सांप ने खा लिया, इसी तरह खरगोश, ये जो टिड्डा है इसको मान लीजिए किसी मेंढक ने खा लिया, इस मेंढक को मान लीजिए किसी सांप ने खा लिया। तो ऐसे जब कई सारे खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हम इसको खाद्य जाल कहते हैं। समझ में आ गया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है। अब आइए आगे देखते हैं। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं। जैसे खाद्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं वो परस्पर जुड़ी होती हैं, जबकि खाद्य श्रृंखला में जीवों की एक सूची की जैसी होती है, सूची होती है जो यह बताती है कि कौन सा जीव किस जीव को खाता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, एक सूची है जो ये बताएगा कि कौन सा जीव किस जीव को खाएगा। और खाद्य जाल क्या है, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो हम उसको खाद्य जाल कहते हैं। समझ में आया। दूसरा अंतर जो देखा जाता है वो खाद्य श्रृंखला में एक जीव जो है वो एक ही जगह हो सकता है, लेकिन खाद्य जाल में एक जीव कई जगह हो सकते हैं। चूँकि ये खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं तो एक जीव कई जगह पे आ सकते हैं। तीसरा जो अंतर है, खाद्य श्रृंखला में जीवों की जो संख्या होती है वो कम होती है, किसके मुकाबले, खाद्य जाल के मुकाबले। मैंने आपको बताया कि खाद्य जाल जो है वो कई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, तो जाहिर सी बात है कि खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होगी और खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होगी। ठीक है। अब आइए समझते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र बायो जियो केमिकल साइकिल इसको कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक बृहद स्तरीय चक्र है। बृहद स्तरीय चक्र मतलब एक बहुत बड़ा चक्र है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, जिसमें ये प्रोसेस होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसा प्रोसेस है। अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होना तथा पुनः अंत में अजैविक दशा में वापस आ जाना। जैसे मान लीजिए कोई पृथ्वी पर उपस्थित जो खनिज हैं, खनिज मतलब खनिज में मान लीजिए नाइट्रोजन, खनिज में नाइट्रोजन को मान लीजिए, जो कि मिट्टी वगैरह चट्टान वगैरह में नाइट्रोजन मान लीजिए पाया जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अभी क्या है, ये अजैविक है जब तक मिट्टी में है। यही नाइट्रोजन जब फसलों में चला जाता है, फसलों से होते हुए जब फसल में ये चला जाता है तो ये इसमें एक तरह से जैविक अवस्था में ये आ गया। अब यही फसल जब मानव खाता है तो ये जो नाइट्रोजन है वो मानव के शरीर में आ गया। अभी जो नाइट्रोजन मानव के शरीर में आ गया तब भी ये अभी किस में चल रहा है, ये जैविक प्रावस्था में चल रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे किस अवस्था में था, अजैविक अवस्था में था, लेकिन
जैसे ही फसल में गया और फसल से फिर मानव के शरीर में गया तो ये जैविक अवस्था में हो गया। ठीक है, अब ये इसी चीज़ का जब डिकम्पोजिशन होगा, मतलब अपघटन होगा, जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका अपघटन होगा, जैसे मान लीजिए इंसान मरता है तो जब उसको दफनाया जाता है तो उसके शरीर में जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं, अपघटक के द्वारा उसको गला के मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो यही है कि अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होते हुए पुनः अजैविक प्रावस्था में वापस लौटाना ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन पहले अजैविक अवस्था में था, पुनः ये गया जैविक अवस्था में और फिर से ये आ गया अजैविक अवस्था में, फिर से वही मिट्टी में मिल गया। ठीक, मिट्टी से निकला मिट्टी में मिल गया। तो समझ रहे हैं ना कि ये बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड बेसिकली देखा जाए तो एक प्रकार के ये चित्र होते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि पिरामिड क्या है। पिरामिड जो होता है वो त्रिभुजाकार, जो ऐसी आकृति बनती है, त्रिभुजाकार आकृति जो बनती है, हम उसको पिरामिडाकार जो है बोलते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा, तीन चीज़ें हैं इसमें, संख्या, जीवभार और संचित ऊर्जा, इसमें जो परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। ठीक है, इन संबंधों को जब चित्र के रूप में दिखाया जाता है तो उसी को हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिकीय पिरामिड अर्थात इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि संख्या, जीवभार और संचित ऊर्जा में, तो अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड क्या होता है, जब उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर पिरामिड का निर्माण किया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है, तब उसको कहते हैं संख्या पिरामिड। ये कैसे बनाया जाता है इसको समझिए। घास का मैदान जो होता है, घास के मैदान में जो इकोसिस्टम बनता है उसको हम जो है संख्या के पिरामिड के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे ये, इसमें हम 3 स्तर बना लिए, 4 स्तर। सबसे पहले स्तर पे हम यहाँ पे घास का मैदान रख दिए, घास का मैदान रख दिए। दूसरे स्तर पे इसको खाने वाले कीट पतंग जो होते हैं हम उसको रख दिए, कीट पतंग को रख दिए, चूहे को इसी में रख दिए जो कि घास खाएगा। तीसरे स्तर में मान लीजिए हमने सांप को रख दिया और चौथे स्तर में मान लीजिए हमने चील को रख दिया। ठीक है, ये सबसे पहले घास, फिर मान लीजिए चूहा, फिर सांप और फिर बाज या फिर चील। ठीक, तो सबसे अधिक मात्रा, यहाँ पे संख्या से मतलब है कि सबसे अधिक संख्या किसका है, तो आधार पे हम देखेंगे, आधार पे वही रहेगा जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी। तो घास की संख्या, घास जो नीचे घास का मैदान है उसमें घासों की संख्या सबसे अधिक होगी। उसके बाद जो यहाँ पे कीट पतंग या फिर जो चूहे हैं उनकी संख्या होगी। उसके बाद सांप की संख्या चूहे से कम होगी। इसी तरह बाज की संख्या सांप से कम होगी। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे संख्या में कमी होती जाएगी। ठीक है, ये हम केवल घास के मैदान में जो इकोसिस्टम बनता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो संख्या घटती जाएगी। अब इसका उल्टा रूप भी होता है। उल्टा रूप क्या है, उल्टा रूप का मतलब ये हुआ कि हम जो है पिरामिड को ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई एक हो जाएगा यहाँ पे वृक्ष, कोई एक वृक्ष है यहाँ पे। ठीक, एक वृक्ष है। अब इस एक वृक्ष पे बहुत सारी चिड़िया जो पक्षी होती हैं वो निर्भर है। ठीक, इस वृक्ष पे, लेकिन एक वृक्ष है, एक वृक्ष के बाद
कुछ चिड़िया इस वृक्ष पे निर्भर होंगे और इन चिड़ियों के ऊपर जो है वो कीड़े मकोड़े निर्भर होंगे। कीड़े मकोड़े कैसे? जैसे जब चिड़िया मरेंगी तो ज़मीन पे जाएंगे और ज़मीन पे उपस्थित ढेरों सारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो इस चिड़िया या फिर पक्षियों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो ये उल्टा पिरामिड भी बन सकता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो संख्या में वृद्धि होती जाएगी। तो ये था संख्या का पिरामिड। अब दूसरा हम देखते हैं जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड क्या होता है? जब उत्पादक व उपभोक्ता की भार के आधार पर हम पिरामिड का निर्माण करते हैं तो उसको हम जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पिरामिड है, ऐसे इस पिरामिड को देखिए। इस पिरामिड में सबसे नीचे मान लीजिए अगर मैंने घास को ले लिया, सबसे पहले मैंने ले लिया घास को, उसके बाद मैंने ले लिया चूहे को, ठीक, उसके बाद मैंने ले लिया सांप को और उसके बाद मैंने ले लिया चील को। समझिएगा इस चीज़ को, ये किसका इकोलॉजी है, ये किसका इकोसिस्टम है। ये मान लीजिए कोई फसल है, फसल इसको ले लीजिए, ये कोई फसल है, फसल का ये परितंत्र है, कोई इकोसिस्टम है या फिर वन का इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे घास की जो भार होगा, भार मतलब वेट, घास जो पूरे एरिया में जो घास है उसका भार जो होगा वो चूहे जितने भी होंगे उसके भार से अधिक होगा। इस तरह जो सांप होंगे, सांप का जो भार होगा वो चूहे के भार से कम होगा। इसी तरह जो चील होंगे, चील का जो भार होगा वो सांप के भार से कम होंगे। चूँकि कितने अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इस पर ही निर्भर करता है कि उनका भार कितना होगा। तो चूँकि पहला मैंने जैसे आपको बताया उसी तरह दूसरा भी होगा। जितने अधिक संख्या में पाए जाएंगे उतने अधिक भार होगी उनकी, उतनी अधिक जो है वो वेट होगा उनका। लेकिन इसमें भी उल्टा पिरामिड बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे जब हम जलीय परितंत्र देखते हैं, जलीय इकोसिस्टम देखते हैं तो जो सबसे नीचे होता है, मान लीजिए यहाँ पे प्लैंकटन हो गया। प्लैंकटन क्या होता है? जो जल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें प्लैंकटन पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंकटन। उसमें बहुत प्रकार के पादप पाए जाते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उसमें से प्लैंकटन होता है। तो मान लीजिए प्लैंकटन हो गया ढेर सारी मात्रा में यहाँ पे, ठीक। दूसरे स्तर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो मिल गई हमको, मतलब छोटी मछलियों की संख्या प्लैंकटन से कम होगी। ध्यान से सुनिए, छोटी मछलियों की संख्या प्लैंकटन से कम होंगी और ये जो छोटी मछली है वो बड़ी मछली जो होंगी छोटी मछलियों को खाएंगी, छोटी मछली प्लैंकटन को खाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं संख्या में भी कमी हो रही है और भार में भी कमी होगी, भार में भी कमी होगी। कैसे? अब देखिए, जो प्लैंकटन होंगे, भार में वृद्धि होगी। चूँकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनका भार अधिक होगा और जो छोटी मछलियाँ होंगी सापेक्षता उनसे कम इनका भार होगा। और इसी तरह जो प्लैंकटन होगा, प्लैंकटन का भार सबसे कम होगा, इसीलिए तो इसको उल्टा कहा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया जीव भार का पिरामिड क्या होता है। इसमें फसल का परितंत्र और वन का परितंत्र दोनों आ जाएगा। तीसरा समझते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड बहुत आसान है। ऊर्जा के पिरामिड में क्या होता है, उत्पादक और उपभोक्ता के जो ऊर्जा के आधार पे जब उनका पिरामिड बनाया जाता है। ऊर्जा के आधार पे कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई पिरामिड है, सबसे नीचे हमने आप यहाँ पे क्या रख दिया, पेड़ पौधे रख दिए, ठीक। पेड़ पौधे यहाँ पे रख दिए, ठीक। अब पेड़ पौधे जो होंगे इनको कोई बकरी खा रही है, ठीक है। और इस बकरी को अगर कोई मानव खा रहा है, इंसान खा रहा है, तो ऊर्जा जो होती है, अगर इस पेड़ से ऊर्जा 100 जूल निकली तो इस बकरी में केवल 10 जूल ही ऊर्जा पहुंचेगी। अर्थात प्रत्येक स्तर से दूसरे स्तर में जब ऊर्जा पहुंचती है तो मात्र 10% ही ऊर्जा पहुंचती है। इसी तरह जब इस स्तर से तीसरे स्तर में ऊर्जा पहुंचेगी तो इसका जो है इसका 10% पहुंचेगी, यानी कि इसका 1% पहुंचेगी, ठीक। अर्थात जितना लंबा श्रृंखला होगा ऊर्जा उतनी ही कम प्राप्त होगी। तो ये था ऊर्जा का पिरामिड। आशा है और विश्वास भी है कि आपको समझ में आया होगा कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होते हैं और उसके प्रकार जो हैं
संख्या, जीव भार और ऊर्जा, ये तीनों आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।